धुंध में जितनी भी नजर दौड़ा लो, एक सीमा के पार देखना संभव नहीं होता। जितना कोहरे के नजदीक जाते हैं लगने लगता है कि सब दिखने लगा है, पर दूसरे ही छोर पर वो घना कोहरा आप ही की राह देख रहा होता है। जैस्मिन को नेपाल से मकलोडगंज में शिफ्ट हुए 5 साल हुए थे। वो मॉल रोड के पास एक छोटे से मसाज पार्लर पर काम करती थी। हाँ, फैमिली टूरिस्ट्स के लिए एक मसाज पार्लर और सिर्फ मेल टूरिस्ट के लिए एक अय्याशी का छोटा सा अड्डा। काम के बाद जैस्मिन अपने फेवरेट रिलैक्सिंग पॉइंट पर अक्सर जाया करती थी, जर्मन बेकरी। जैस्मिन के आते ही अंकल उसका फेवरेट येलो पास्ता ले आए और साथ में अदरक और इलायची वाली चाय। जैस्मिन खाने लगी और अंकल उसे कंपनी देने के लिए साथ बैठ गए। अंकल, आपसे बेहतर पूरा नॉर्थ इंडिया में ना कोई नहीं बना सकता है ये येलो पास्ता, सच में। अंकल मुस्कुरा दिए और बोलने लगे, डार्लिंग, तू जब आती है यही बोलती है, तेरे लिए ये स्पेशल रेसिपी बनाता हूँ 5 साल से, और कोई कस्टमर नहीं खाता। पता नहीं क्या पसंद है तुझे इस पास्ता में। मेरी माँ को भी खैर यही पसंद था। जैस्मिन उन्हें बीच में ही रोक देती है। अंकल, अब आप मम्मी पर आ गए, फिर उनकी मम्मी पर चले जाओगे, फिर उनकी मम्मी पर। अंकल बस ना, 5 साल से आपकी 5 अरे क्या बोलते हो आप? पुश्ते या पुश्ते, सब जान ली मैंने, बस करो ना। अंकल बोले, बेटा, मेरे एंसेस्टर्स की वजह से ही तो मैं हूँ सबका फेवरेट। एक तू ही तो है जो उनकी कहानियां सुनती है, अब तू भी रोक ले। जैस्मिन प्यार से उनका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, अच्छा अंकल, नाराज मत तो, सुनाओ। अंकल तैयार हो जाते हैं सुनाने के लिए। माँ को बहुत पसंद था येलो पास्ता। मुझे मारने के बाद अक्सर बाहर बरामदे में बैठ जाती थी। मैं अपने शरीर पर लगे घाव को साफ करके उसके लिए पास्ता बनाता था। वो अलग थी। पहले बाबा को मारती थी, वो चले गए, मैं रह गया। येलो पास्ता, वैसे तुम्हें बताऊं जैस्मिन, कोई रेसिपी नहीं, पास्ता में डाला हल्दी का छौंक है। उसे वही पसंद था। जब मरी थी ना माँ, मुझे आखिरी बार बोला था, गंदे खून से निकली गंदी औलाद है तू, जीते जी सबको खा गया। ये बोल के अंकल गुस्से में आने लगे। जैस्मिन ने उन्हें रोका और कहा, ये मैं ना इसलिए आपसे इन बातों को करने से मना करती हूँ अंकल। चलो बताओ हिसाब कितना हुआ। अंकल हंसने लगे। जा, बढ़िया ही हिसाब देने वाली, अगले महीने बताऊंगा तेरा हिसाब, तूने कौन सा धर्म कोड छोड़ देना। जैस्मिन मुस्कुराकर चली गई। उस रात काफी बारिश हो रही थी। जैस्मिन अपने रूम में टीवी लगाकर खाना खाने लगी। टीवी देखते देखते कब आंख लग गई उसे पता नहीं चला और वो सो गई। सुबह उठकर वो वापस अपने काम पर निकल गई। रास्ते में जाते हुए उसे मिले रोशांग और रायन। ये दोनों उसी के घर के पास रहते थे। रोज स्कूल जाते हुए जैस्मिन को दिख जाते थे और जैस्मिन को हवस भरी निगाहों से देखना उनकी आदत बन चुकी थी। जैस्मिन ने कभी माइंड नहीं किया। वो जानती थी उम्र के इस पड़ाव पर ऐसी फीलिंग्स आना नेचुरल है। वो बस उन्हें स्माइल देकर निकल जाती थी। शुरू से ही उसने जिंदगी विदाउट जजमेंट्स जी है। जो उसने चाहा वो किया। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इस सोच से वो काफी परे है। पार्लर पहुंचकर एक ग्राहक आज ऑलरेडी वेट कर रहा था। वो बिना उसे देखे रूम में चली गई और उसका इंतजार करने लगी। वो अंदर आया और चुपचाप कपड़े उतार कर बेड पर लेट गया। जैस्मिन कुछ कह पाती इससे पहले ही वो बोल पड़ा, अरे आना। जैस्मिन को आदत हो चुकी थी इस तरह पुकारे जाने की। वो चेहरे पर फिर भी मुस्कुराहट लिए उसकी तरफ चली गई। उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, गर्दन पर राक्षस का टैटू। सेक्स के दौरान आमतौर पर जैस्मिन कभी बात नहीं करती, बस अपनी सर्विस से मतलब रखती है, ना कोई पर्सनल कांटेक्ट और ना ही कोई इमोशनल टच। पर उस दिन कुछ अलग हुआ जिससे जैस्मिन की जिंदगी बदलने वाली थी।
वो इंसान जास्मिन को एक टक देखने लगा और एक अजीब सी हंसी हंसने लगा। जास्मिन अनकंफर्टेबल होने लगी तो नजरें पलट ली। वो फिर भी उसे एक टक देखे जा रहा था। जास्मिन ने बोला, अरे क्या देखे जा रहा है, जल्दी कर और निकल। वो फिर भी मुस्कुराता जा रहा था। अचानक उसकी हंसी रुक गई और वो बोला, बिल्कुल मां पर गई है अपनी। जास्मिन गुस्से में उठ गई और चिल्लाने लगी, अबे ओ कौन है तू? हाँ, चल निकल यहाँ से, निकल, दोबारा दिख मत जाइयो। चिल्लाते हुए जास्मिन उसे पार्लर से बाहर निकाल देती है। गुस्से में लाल जास्मिन जैसे ही पार्लर में घुसती है तो सब उससे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों, कुछ हुआ क्या? वो सबको जो हुआ वो बताने लगती है। सब चौंक जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। हैरानी से सब जास्मिन से पूछते हैं, जास्मिन तू ठीक तो है ना? जास्मिन का ध्यान अब अपने स्टाफ की ओर चला जाता है और वो पूछती है, हाँ क्यों? अब गुस्सा नहीं आएगा क्या ऐसे कुत्ते पर? साला मेरी माँ के बारे में बोलता है, अरे है कौन साला? जास्मिन को शांत करने के लिए उसकी एक स्टाफ की मेंबर उसकी तरफ जाती है और कहती है, जास्मिन मुझे लगता है तुझे आराम की ज़रूरत है, तू घर चली जाना। जास्मिन चिढ़कर बोलती है, अरे क्या ड्रामा कर रही है यार तू? ठीक हूँ मैं, शांत हो गई, क्या हुआ ऐसा? स्टाफ की वो लड़की हिम्मत करके बोलती है, जास्मिन वो अभी तक तो कोई ग्राहक आया ही नहीं, पार्लर तो सुबह से खाली है। जास्मिन चौंक जाती है और जोर से चिल्लाती है, अबे तू पागल है क्या? अभी तो आया था वो राक्षस वाला टैटू वाला। सब एक दूसरे की तरफ फिर से देखने लग जाते हैं। जास्मिन अपना बैग उठाती है और हैरानी में घर की तरफ निकल जाती है। हजारों सवालों से घिरे बादल उसके दिमाग को घेर लेते हैं। कौन था वो जो सिर्फ उसे दिखा और किसी को नहीं? बैग से फोन निकालकर वो अंकल को कॉल करने लगती है कि अचानक उसे उसकी माँ का कॉल आता है, जो शायद इस वक्त नेपाल में है। डरी सहमी वो माँ का फोन उठा लेती है। उसकी माँ बोलने लगी, छोरी कैसी है तू? तेरे लिए आज कोई पूछने आया था। जास्मिन का डर बढ़ने लगा था और उसने पूछा, कौन अम्मा? नाम तो नहीं बताया पर अजीब सा दिखने वाला। बिन बात किए मुस्कुराए जा रहा था। बोला, जास्मिन ठीक है ना? मैं उसका पुराना दोस्त। मुझे तो कोई छिछोरा लगा। वो क्या कहते हो तुम लोग, वो गुदवाने को? जास्मिन थरथराती हुई बोली, टैटू अम्मा? हाँ भाई, अजीब सा लंबा चौड़ा आदमी और गर्दन पर राक्षस का टैटू। जास्मिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। अगर जास्मिन ने उस शख्स को मकलोडगंज में देखा था तो वो उसी वक्त नेपाल में कैसे हो सकता है? और वो शख्स जब उस वक्त सिर्फ जास्मिन को दिखा तो वहां नेपाल में उसकी मां को कैसे दिखा? इन्हीं उलझे हुए सवालों का जवाब मिलेगा जर्मन बेकरी के नेक्स्ट एपिसोड में। जानने के लिए सुनते रहिए सर्कल ऑफ स्टोरीज प्रेजेंट्स जर्मन बेकरी ऑन थ्रिलर ट्यूसडेज।